नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका रेस अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में, प्राचीन भारत में हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, जो टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसमें ऑलरेडी ये टॉपिक लगा हुआ है। इसमें सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली। जैसे प्राचीन काल में दो चीजें सबसे अहम थी। वो क्या था? एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। जैसे अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी, जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कोई जानकारी कहाँ से मिली? तो जाहिर सी बात है कि भाई खुदाई के दौरान हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिन साक्ष्यों का हमने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चला कि भाई प्राचीन काल में या इस पीरियड में हड़प्पा सभ्यता थी। ऐसे ही मौर्य काल के बारे में है। मौर्य काल के बारे में हमें कैसे जानकारी मिली? तो मौर्य काल के बारे में हमें खुदाई के दौरान या लेखों के दौरान या अभिलेखों के दौरान जानकारी मिली। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, खींचते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में दो चीजें हैं। सबसे पहले आता है आपका, फ्लो चार्ट से देखते हैं, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएंगी? तो साहित्यिक स्रोत में दो सेक्टर हैं। एक है धार्मिक साहित्य और एक है धर्म निरपेक्ष साहित्य। यानी ऐसी पुस्तकें, ऐसे साहित्य जो धर्म से संबंधित नहीं होती हैं, उसे हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं। और धार्मिक में कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिसमें हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है? सबसे पहले है हिंदू, हिंदू के ग्रंथ। दूसरा है पुराण, पुराणों में भी इसका जिक्र है। तीसरा है बौद्ध साहित्य, बौद्ध। और चौथा जो है वो है जैन। जैन इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था या फिर अपना लिया था। यही कारण है कि प्रथम जैन संगीत ही स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कराई गई थी, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ था। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष में दो पुस्तकें आएंगी। एक तो आपने सुना होगा अर्थशास्त्र, और दूसरा सुना है इंडिका। देखिए धर्मनिरपेक्ष, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है, लेकिन इन पुस्तकों से भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक प्रशासनिक विषय है, ना कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिकल नहीं होता है ये। इसके जो लेखक हैं, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु गुप्त, ठीक है, या फिर चाणक्य, या फिर चाणक्य। इंडिका के जो लेखक हैं वो हैं मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कौन थे? तो आपको पता होगा, सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। सॉरी, आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद संधि करने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज ने जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मतलब गए और वहां का जब भ्रमण किया, तो सारा वर्णन कहाँ पे लिख दिया? इंडिका में लिख दिया। क्लियर हो गई बात? किसमें लिख दिया? इंडिका में लिख दिया।
आगे देखते हैं। देखिए, दो चीज और समझ लेना है। अर्थशास्त्र एक प्रशासनिक विषय है, जबकि इंडिका जो है वो प्रशासनिक विषय ना होकर के आपका एक साम्राज्य का विस्तार है। जैसे इंडिका में किस चीज का वर्णन किया गया है? इंडिका में किसका वर्णन किया गया है? मौर्य काल का। और अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है? तो अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के प्रशासन का, किसका वर्णन किया गया है? प्रशासन का। ठीक है, जो प्रशासनिक विषय था वो इसमें था। और जो मौर्य काल का साम्राज्य था, वहां की नीतियां थी, वहां के लोग थे, वहां के लोग कैसे खरीद करते थे, कैसे बिक्री करते थे, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसा था, मौर्य काल कैसे अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति का पालन किया था, इन सभी चीजों का वर्णन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। क्लियर हो गई बात? साहित्यिक स्रोत। और एक चीज जानना है, मौर्य काल पहला ऐसा वंश है जिसके बारे में हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलते हैं। पहला ऐसा वंश है जिसके बारे में हमें किताबों के से भी ज्ञान मिलता है, जानकारी, और पुरातत्व से भी जानकारी मिलती है। खुदाई के दौरान जो अवशेष पाए गए उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल भारत में या पृथ्वी पर था। क्लियर होगी बात? चलिए आगे देखते हैं। जगह कम पड़ेगा इसलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत को हम यहां पे लिख लेते हैं डायरेक्ट। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है इसको हम देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत, इसमें क्या क्या है? ऐसे ही डायग्राम खींच लेंगे तो आसानी हो जाएगी याद करने में। जैसे सबसे पहले तो हमें क्या मिला? वो है आहत मुद्रा। आहत मुद्रा जिसे पंचमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क। स्टैम्प कॉइन जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें मिला उत्तरी काली पॉलिश दार मृत भांड, यानी मिट्टी के बर्तन। ब्रैकेट में लिख लेंगे मिट्टी के बर्तन, जिससे हमें पता चला कि यह मौर्य काल था। उसके बाद जो हमें मिला वो क्या है? वो है सिक्का या फिर मुद्रा। इसमें मुद्रा दो प्रकार की है। एक है आपका एजी यानी सिल्वर, और एक है आपका सीयू यानी तांबा। एजी को हम क्या कहते थे? तो हम इसे पण कहते थे। और सीयू को क्या कहते थे? तो हम इसे कासार्पण कहते थे। क्या कहते थे? कासार्पण। ये दो प्रकार की मुद्रा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें हम लिख सकते हैं मौर्य काल का सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा है, या व्यापारिक रूप से सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली मुद्रा है। व्यापारिक रूप से सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली मुद्रा है। ठीक है, आहत मुद्रा में क्या था? आहत मुद्रा में पशु, पक्षी और वृक्ष के चित्र अंकित होते थे। ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, पूछा जाता है निम्नलिखित में से वह कौन सी मुद्रा है जिस पर पशु, पक्षी और वृक्ष के चित्र अंकित होते थे? तो उसे हम कहेंगे आहत मुद्रा या फिर पंचमार्क। आहत मुद्रा या फिर पंचमार्क। ठीक है, एक चीज और इसमें समझ लेते हैं। यह सबसे प्राचीन मुद्रा है।
यह सबसे प्राचीन मुद्रा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है, तो हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, आहत मुद्रा, पंचमार्क। उत्तरी काली पॉलिशदार मृत भांड ये किसके शासनकाल में देखा गया है, तो मौर्य काल में। ठीक है, एजी और सीयू यानी पर और कासार्पण, ये दो प्रकार की मुद्राएं यहाँ थी जो पाई गई हैं खुदाई के दौरान, और उसमें है एक है सिल्वर का यानी चांदी का, दूसरा क्या है, तांबा है, लिख लेते हैं तांबा है। और सबसे ज्यादा मौर्य काल में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी, और यहाँ पे लिख लीजिए यह एक व्यापारिक मुद्रा, यह एक व्यापारिक मुद्रा थी। ठीक है, यह एक व्यापारिक मुद्रा थी। इसमें एक चीज और जो है, जो हमने स्किप किया है, वो क्या है, वो है अभिलेख, वो है अभिलेख। अभिलेख का डायग्राम हम अलग बना लेते हैं। ठीक है, अभिलेख का डायग्राम हम अलग बना लेते हैं। देख लीजिए, ये पुरातात्विक स्रोतों में से है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, मौर्य काल में जो नेक्स्ट पार्ट आपका है वो है अभिलेख। सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। ठीक है, अभिलेख किसके किसके मिले हैं, तो भाई अभिलेख मिले हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोक के अभिलेख मिले हैं, और रुद्र दामन के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अशोक को हम अगले स्टेप में पढ़ लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्र दामन का अभिलेख देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख हैं, एक है सहगोरा, सहगोरा, दूसरा है महास्थान। ठीक है, सहगोरा जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश, महास्थान बांग्लादेश में है। ये इन दोनों अभिलेखों में क्या बताया गया है, इन दो अभिलेखों में अकाल के समय किए गए राहत भरे कार्यों की जानकारी दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि सोहगोरा और महास्थान से चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगोरा और महास्थान नामक दो अभिलेखों से हमें यह जानकारी मिलती है कि मौर्य काल के दौरान भारत में जब अकाल या सूखा पड़ा था, उस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो राहत भरे कार्य किए गए थे उसका वर्णन इस अभिलेख में किया गया है। ये एग्जाम में ये लाइन लिख दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर सोहगोरा और महास्थान हो जाएगा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख कौन से हैं, तो सोहगोरा और महास्थान हो जाएगा। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है, रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। पेट 2022 में भी पिछली बार ही आया, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। यह स्थित कहां पे है, पहले तो ये देख लेते हैं, काठियावाड़ गुजरात में है। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाता है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कहां पे है, तो काठियावाड़ गुजरात में। जूनागढ़ एक रियासत भी थी। ठीक है, जूनागढ़ एक रियासत भी थी जिसे भारत में बाद में विलय किया गया है। और देखते हैं इसमें क्या है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में, और देखते हैं क्या है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पहली चीज, यह संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख है, ये भी हम कह सकते हैं।
दूसरी बात, अभिलेख यह अभिलेख हमें स्वयंवर प्रथा के बारे में जानकारी देती है। यह अभिलेख हमें स्वयंवर जानते हो ना, जब लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार हो जाता है, स्वयंवर। फिलहाल आज के डेट में तो स्वयंवर नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि भाई मनपसंद शादी आप कर सकते हैं, एक दूसरे को आप देख लें, अच्छे से समझ लें, मिल लें, और अगर सब ठीक ठाक है तो शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन समस्या वहां भी उत्पन्न हो जाती है, इतना देखने के बावजूद भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें और एक चीज क्या है, सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ गिरनार, देखिए ये अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से भी संबंधित है, यह अभिलेख अशोक से भी संबंधित है, यह अभिलेख स्कंदगुप्त से भी संबंधित है। ऐसा नहीं है, समय समय पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में उल्लेखित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया है। इसकी जानकारी हमें मिलती है। अगर संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, स्वयंवर प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कहाँ स्थित है? काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं भाई, आगे अशोक का अभिलेख देख लेते हैं। अशोक का अभिलेख देखते हैं। देखिए अशोक का अभिलेख 3 प्रकार का है। पहला शिलालेख मिला है जो 14 और 8 राज्यों से मिला है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की संख्या, बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, 8 राज्यों से, 8 स्थानों से मिला है। ठीक है, उसके बाद आता है स्तंभ अभिलेख। इसकी संख्या 7 है। उसके बाद आता है आपका गुफा अभिलेख या गुहा अभिलेख। इसकी संख्या 4 है। क्लियर होगी बात? देख लीजिए, अशोक के अभिलेख, शिलालेख 14, 8, स्तंभ अभिलेख 7, गुफा अभिलेख 4। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं इसमें समझने के लिए। पहले तो यही जानना होता है कि मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली। ठीक है, गुफा अभिलेख में 2 लोगों का अभिलेख है। अशोक का तो है ही है, और इनके पौत्र थे दशरथ, उनका भी अभिलेख इन्हीं से संबंधित है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रैकेट में पौत्र। दशरथ कौन है? वो दशरथ नहीं, ठीक है, हाँ। इनके अभिलेख की संख्या अभिलेख की संख्या 4 है। अभिलेख की संख्या 3 है। ठीक है,
ये बराबर की पहाड़ी, ये बराबर की पहाड़ी, और ये नागार्जुन की पहाड़ी पर स्थित है। यानी अशोक के अभिलेख बराबर की पहाड़ी गया में है। कहां पे है? गया, बिहार। कहां पे है? गया में है। ठीक है, ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे बीच में जैसे बन रहा है ऐसे बना लीजिए, स्थित गया। ठीक है, बिहार में। ठीक है, आमने सामने दोनों पहाड़ियां हैं। कौन कौन से अभिलेख हैं? सॉरी, गुफा अभिलेख है। आपने देखा होगा, सुना होगा, इसका फार्मूला भी हम बता दे रहे हैं। विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार, लोमस ऋषि और सुदामा गुफा। लोमस ऋषि और सुदामा गुफा। देखिए, बीकासूल, इसको बीकासूल हम कह सकते हैं। अगर इसको आप सु शब्द आगे ले आइए तो यहां पे लिख लीजिए सुदामा गुफा और यहां लिख लीजिए लोमस ऋषि की गुफा। ठीक है, बीकासूल, बीकासूल टेबलेट्स याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अशोक के गुफा अभिलेख कितने थे। अशोक के गुफा अभिलेखों की संख्या 4 थी और वो कौन कौन से थे? तो बीकासूल यानी विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा और लोमस ऋषि की गुफा। नागार्जुन पहाड़ी पर इनके अभिलेख कितने थे? 3। कौन कौन से हैं? पहला तो है गोपी, दूसरा है बहियक, तीसरा है बड़ीका। गोपी, बहियक, बड़ीका। एक प्रश्न इसमें जो कॉमन बनता है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का गुफा अभिलेख नहीं था? तो जायज सी बात है, 3 इधर से रहेगा, एक को इधर से डाल देगा, तो आपको बताना रहेगा कि कौन सा नहीं था। भाई, गोपी, बहियक, बड़ीका किसका? दशरथ के अभिलेख है। अशोक के अभिलेख कौन से? विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार, सुदामा और लोमस ऋषि की गुफा है। क्लियर हो रही बात? और एक नई बात देखिए, पेट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया था? अजीवक संप्रदाय के बारे में। देखिए, अजीवक संप्रदाय, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खाली गौसाल। देखिए कहां कहां से प्रश्न पेट में आया है, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खाली गौसाल थे। इन लोगों ने क्या किया? ये चारों गुफाएं, ये तीनों गुफाएं इन्होंने दान में दे दिया था। दान में दिया किसे? अजीवक संप्रदाय को। आपसे एग्जाम में अगर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अशोक के गुफा अभिलेखों को या अशोक ने अपने गुफा अभिलेखों को किसे दान में दिया था, तो उत्तर आपका हो जाएगा अजीवक संप्रदाय को। और अजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? मक्खाली गौसाल को। ठीक है, मक्खाली गौसाल को। अशोक के अभिलेख किस पहाड़ी पर है? बराबर की पहाड़ी पर। दशरथ के अभिलेख किस पहाड़ी पर है? नागार्जुन की पहाड़ी पर। अशोक के अभिलेख की संख्या कितनी है? 4। दशरथ के अभिलेखों की संख्या कितनी है? 3। इनके अभिलेख कौन है? विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा और लोमस ऋषि की गुफा। इनके अभिलेख हैं गोपी, बहियक, बड़ीका। क्लियर हो गया? बना लीजिए, ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट से समझेंगे आसान हो जाएगा। ये गुफा अभिलेख है। ठीक है, ये गुफा अभिलेख है। और इसके बाद आपका आता है स्तंभ अभिलेख, जिसमें हम रानी का अभिलेख, लौरियागंज, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रुमनी देई का अभिलेख। रुमनी देई अभिलेख जो है वो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, जो नेपाल लुम्बिनी में पाया गया था। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा अभिलेख, ये आपका जो है बिहार के चंपारण में पाया गया था। ठीक है, और दिल्ली टोपरा में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसे जो है दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, वो अभिलेख पहले मेरठ में था, बाद में उसे जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा
दिल्ली लाया गया। एक आपका आता है रानी का अभिलेख, या फिर हम उसे कहते हैं कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, ये अभिलेख पहले कौशाम्बी में था, लेकिन उसे बाद में अकबर के द्वारा अकबर के किले में रखवा दिया गया था, जो वर्तमान समय में इलाहाबाद प्रयागराज में अकबर के किले में मौजूद है। ठीक है, ये सबसे खूबसूरत अभिलेख माना जाता है अशोक के स्तंभ अभिलेखों में से। अशोक के स्तंभ अभिलेखों की संख्या 7 है। हालांकि इस चीज को भी हम बोर्ड पर भी लिख सकते हैं और लिख भी देंगे, लेकिन ये वीडियो आपको कल आपको मिलेगा स्तंभ अभिलेख और शिलालेखों की जो संख्या 14 है, जो 8 राज्यों से मिला है, 8 जगहों से मिला है। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमें आपके प्यार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि यह चैनल बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर जाए और ज्यादा से ज्यादा इसके व्यूज भी मिले, क्योंकि हम मेहनत भी कर रहे हैं, और अगर आपका प्यार मिला तो हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम। और रेस एकेडमी चैनल को, अयोध्या रेस एकेडमी चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।